ये जो वेटिंग गेम का तज़किरा किया जौहर सलीम साहब ने, ये अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बड़ा अच्छा तबसरा है इनका इसके ऊपर। वेटिंग गेम में क्या ईरान और 10-15 दिन इस मामले को खींच सकता है, या इन्होंने एक दफ़ा हरमुज़ खोलने का ऐलान किया था, वो ट्रंप ने उसका बेड़ा गर्क खुद ही कर दिया उसको ब्लॉकेट करके, या ट्रंप पीछे हटेगा? पहले क्या होगा? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इनवाइट किया। बड़ा अच्छा पॉइंट है जी। वेटिंग गेम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस वक्त ईरान को कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि ऑप्टिक्स चल रही हैं इस वक्त। बहरी जहाज को रोक लेना, इंटरसेप्ट कर लेना, उन्होंने वीडियो रिलीज कर देना। ऑल दो मैं तो उसको कल से कह रहा हूँ कि ये एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी है। लेकिन इसके बाद आज मैंने सुना है कि ईरान ने भी दो वेसल्स को रोका है, उन्होंने भी अपना रिजॉल्व दिखा दिया है। तो ये बार्गेनिंग चिप है, लेकिन मोर टू डू विद द ऑप्टिक्स। परसेप्शन बिल्ड की जा रही है कि हम फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात कर रहे हैं। दोनों तरफ यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अब वेट एंड सी का कह रहे हैं, वो ऑब्वियसली ईरान को इसलिए सूट करता है कि जितनी ज्यादा ये ब्लॉकेड लगाएंगे, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, एक ऑप्टिक से आगे बात निकल जाएगी। मैं तो जिस दिन ये ब्लॉकेड किया था उसी दिन मैंने कहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक होता है, आपने मैसेज दे दिया, अपनी कैपेबिलिटी दे दी। उन्होंने मैसेज यही दिया है कि ईरान ये ना समझे कि स्टेट ऑफ फॉर्मोस ही बार्गेनिंग लिवरेज है, हमारे पास भी बार्गेनिंग लिवरेज है। तो ये काउंटर वर्सेस काउंटर चल रहा है। ईरान ने बुनियादी तौर पर जितना अभी तक जिस तरह कम बैक किया है, अमेरिका को ऑलमोस्ट रिएक्टिव मोड में रखा था। इस वक्त अमेरिका ने एक रिएक्टिव मोड में डाला है, जिसको काउंटर किया उन्होंने, तो ब्लॉकेड किया। और सबसे ज्यादा जो मुज़ाकरात में डिले होने की यही वजह हुई है कि ऑप्टिकली हम प्ले करते करते मेन फोकस से हट गए, जो कि मुज़ाकरात हैं। ऑप्टिकली इसलिए साबित करने की अमेरिका ने कोशिश की, एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को काउंटर करने की, और दूसरा उन्होंने देखा कि ईरान भी ऑब्वियसली ऑप्टिकली साबित करना चाहता है अपने लोगों को, इतने फॉलोअर्स को, जितनी इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, शहादतें हुई हैं, लीडरशिप गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, और फिर सबसे ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ईरान के अंदर। तो उन सबको वो साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे हाथ में बहुत बड़ी लीवरेज है। इस वक्त रेस वो लगी हुई है, और कौन पहले ब्लिंक करेगा। लेकिन इस वक्त एम्बेसडर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इस वक्त वेटिंग गेम जो है वो रिलेटिवली ईरान को सूट करती है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो ही ऊपर जाएंगी और सस्टेन करेंगी, तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी स्मार्टली मैनिपुलेट करते आए हैं स्टॉक एक्सचेंज को, ऑयल प्राइसेस को, ईरान का खुद उन्होंने तेल बेचने की इजाजत दी रखी, लुक दी अदर साइड। इंडिया को उन्होंने कहा तुम रूस से खरीद लो ताकि ऑयल प्राइसेस ऊपर ना जाए और शॉर्टेज ना हो। लेकिन आई थिंक उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सेल्फ डिफीटिंग टैक्टिक तो नहीं है कहीं, कि आप खुद ही उस ट्रैप में आ जाएं और कल को आपको खुद ही रियलाइज हो, और खुद ही जब खोलेंगे तो ज्यादा वो मेरा ख्याल है डिले हो चुका होगा, उस वक्त नुकसान दोनों तरफ हो चुका होता। प्रेसिडेंट ट्रंप को मेरा ख्याल है अभी चाहिए, और हो सकता है ये, मैंने कल मुज़ाकरात जब हो रहे थे, मुज़ाकरात की उम्मीद हो रही थी, तो मैं एक चैनल पर बैठा था, चंद घंटे रहते थे सीज फायर खत्म होने थे, तो मुझे किसी चैनल ने कहा कि अब क्या वे फॉरवर्ड है, अब तो बीमारी शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की हुकूमत, फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप डिले कर दें, और वो कबूल कर लेंगे। उनको फेस सेविंग चाहिए, जो उनको कोई दे दे। तो वही हुआ। अभी भी मैं ये कहता हूं कि शायद हुकूमत पाकिस्तान ही रिक्वेस्ट करे कि ऑप्टिकली आपने ईरान को एक पॉजिटिव फीडबैक या स्ट्रेस बैक देना है। तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि ईरान अगर इधर से अंडू करे तो वो उधर से अंडू कर दें, तो फिर मुज़ाकरात की तरफ कन्वर्ज कर पाएंगे। अभी अमेरिकी मीडिया ये खबरें चला रहा है कि 36 से कोई 48 घंटे या 72 आवर्स, 2-3 खबरें चल रही हैं कि इसके दौरान में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। ये ख्वाहिश होगी मेरे ख्याल में यकीनन यूएस प्रेसिडेंट की कि इस दौरान में मामला तय हो जाए, ताकि जुमे को वो बैठे और बातचीत आगे चल पड़े। जौहर सलीम साहब, क्या एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट हो सकता है ईरानियन साइड के लिए? क्योंकि ईरान को भी एक ऑनरेबल ट्रीटमेंट चाहिए। वो ये नहीं चाहेंगे कि वो जो अमेरिका शुरू में कहता था कि सरेंडर कर दो, सारा कुछ दे दो और पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। तो इस हालत में तो वो डील नहीं करेंगे, एक ऑनरेबल वे में करेंगे। वो क्या हो सकती है? जी, मेरे ख्याल है इसमें सबसे पहले तो जो स्टेपिंग स्टोन है वो तो ये होगा कि दोनों साइमल्टेनियसली, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा, या चिश्ती साहब ने कहा, कि दोनों साइड जो है वो अपनी ब्लॉकेज हटाएं, उधर से साइमल्टेनियसली वो अपनी जो है अनब्लॉक करें हॉर्मुज़ को। दैट वुड बी एक स्टार्टिंग पॉइंट के वहाँ से आप शुरू करते हैं। हाँ, अब अगर आप मुज़ाकरात पे जाते हैं, मुज़ाकरात में जो पहली चीज़ हो सकती है वो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, कि आप ब्रॉड प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिफाइन कर लें। क्योंकि देखें, कई इश्यूज ऐसे हैं कि जिसमें काफ़ी चीज़ें जो उनसी हैं वो फिर टेक्निकल लेवल पे डिस्कस और उसमें डिबेट होंगी, और फिर ज़ाहिर है निगोशिएट होंगी। तो अगर शुरू में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिसमें ब्रॉड प्रिंसिपल्स तय कर लें, जो 4-5 चीज़ें हैं, और उसमें मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा जो, देखें, दोनों साइड्स ने काफ़ी सारी चीज़ें जो उनसे इसलिए रखी हुई हैं एज बार्गेनिंग चिप्स, जो कि वो छोड़ने के लिए तैयार भी हैं। लाइक people who are in the know of things, they would know that.
असल जो मसला आके अड़ेगा वो दोनों साइड्स के लिए वो न्यूक्लियर पे है और सैंक्शंस पे है। अगर ईरान को मिसाल के तौर पर 20-25 बिलियन डॉलर शुरू में अपफ्रंट मिल जाए, आई थिंक वो बहुत अहम है उनके लिए, बिकॉज उनको रिकंस्ट्रक्शन भी इस वक्त करनी है। इसी तरह सैंक्शन रिलीफ मेजरली मिल जाए उनको, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर पे आके मेरा अंदाज़ा ये है कि ईरानियन जो है ये जो फिजल मटेरियल है, ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है, ये वो तैयार हो जाएंगे इस पर कोई हल निकालने के लिए। अब जो फ्रीज वाली बात है वो उनके लिए ज़्यादा अहम है, लेकिन उनका एक तो उनका इसरार ये है ना कि उनका जो राइट टू एनरिच यूरेनियम वो रहना चाहिए। अगर आप एक टेम्परेरी सस्पेंशन करते हैं तो उसमें वो राइट तो रहता है। तो अगर लेट्स से कोई एक एक्सेप्टेबल पीरियड है, जिससे 3 या 5 साल की वो बात कर रहे हैं अगर, तो उसके करीब करीब कुछ अगर मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा हल होगा। देखिए आफ्टर ऑल JCPO में भी उन्होंने कई चीज़ें तो दी थी ना, वो सारा फिजाइल मटेरियल भी वो जो था एनरिच्ड यूरेनियम था वो भी दिया था। फिर साथ ही साथ ये भी एक्सेप्ट किया था कि चलें 10 साल तक वो इस लिमिट में रहेंगे जो उससे पहले। सेंट्रीफ्यूजेस की तादाद रिस्ट्रिक्ट की, फर्दो वाली फैसिलिटी को कन्वर्ट किया रिसर्च फैसिलिटी में, मेनी थिंग्स। बिल्कुल, और उसके बदले में जो उनको मिला था उस वक्त वो भी ये नहीं था कि कंप्लीट लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस थी या कंप्लीट अनफ्रीजिंग ऑफ उनके फंड्स थे। क्योंकि देखें 2015 से 2018 साल जब 3 साल ये रहा तो उसमें उनके कितने एसेट्स अनफ्रीज हुए थे। अगर वो अनफ्रीज हो गए होते सारे तो फिर $100 बिलियन क्यों अभी तक फ्रोजन है। इसी तरह अगर वो सारी सैंक्शंस रिलीफ हो गई होती उस वक्त तो बाकी मसाइल क्यों आ रहे थे, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन बन गई होती फिर। तो उस वक्त भी बहुत लिमिटेड उनको उसमें से मिला था। तो इस बार अगर ईरान को उससे बेहतर डील मिल जाए इन दोनों चीज़ों में, ख़ास तौर पे जो अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स है उनकी और जो सैंक्शंस रिलीफ है उसमें, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो थोड़ी सी न्यूक्लियर इशू पे लचक दिखा सकते हैं। चिश्ती साहब आप क्या फरमाएंगे, ये एक अच्छा अरेंजमेंट हो सकता है जो जौहर साहब कह रहे हैं कि एक हाथ से उनको कुछ दें फिर दूसरे हाथ से उनसे कुछ मांगे तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी? जी मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जौहर साहब, और मैं तो पहले ही अर्ज कर रहा था कि ये जंग बंद तब होगी ये दोनों साइडें ऑप्टिक्स से निकलेंगी और एक डिल्यूजन से भी निकलेंगी। डिल्यूजन है सेल्फ बिलीव, जो आप समझते हैं कि हम ताकतवर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि दोनों मुल्कों ने 40 दिन तक जो मिलिट्री माइट थी वो दिखा लिया, डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों। अब खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है तो 40 दिन और भी खुदा ना खास्ता हो जाती है, तो तब भी हम यही बातें कर रहे होंगे बैठ के, क्योंकि जो एक दोनों ने फोर्स स्ट्रक्चर दिखाई है, जिन्होंने कैपेबिलिटी दिखाई है, रिजॉल्व दिखाया है ईरान ने, मिक्स एंड मैच अगर देखें तो ये मोर और लेस डेल्यूट लेडर ऑफ एस्केलेशन जरूर कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज मिलिट्री एग्जॉस्ट कर जाएंगी। जब एग्जॉस्ट कर जाएंगी तो रेशो तकरीबन यही रहनी है, नुकसान ईरान का फिजिकल और हो चुका होगा, मिलिट्री उनकी और डेल्यूट हो चुकी होगी अमेरिका की, तो टेक होम तो दोनों ने फिर भी बैठ के तकरीबन इसी रेशो से डिस्कस करना है। एम्बेसडर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आई थिंक विन विन सिचुएशन दोनों को चाहिए। ईरान को इसलिए चाहिए कि उसने एक न्यू फाउंड रियलिज्म उसने लीवरेज लिया है, उसने एसिमेट्रिकली डिफीट किया है, उसने देखा कि मेरा जो लॉजिस्टिक अमेरिका के लिए मैंने मुश्किल पैदा कर दिया, फिर उसने देखा कि मैंने ज्योग्राफी का बड़ा एडवांटेज लिया। तो जो ईरान के न्यू फाउंड एडवांटेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, और वो भी ईरान को बहुत कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि फर्स्ट टाइम एवर इतनी प्रोलॉन्ग जंग, पहले तो 10-12 दिन बाद बंद हो गई थी, तो जितनी अमेरिका ने स्ट्रेच किया है उतना ही एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस भी उसने इसराइल को ईरान को दिया है, और वही वो बारगेनिंग चिप के तौर पर लीवरेज में कन्वर्ट करना चाहता है। तो आई थिंक इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि दोनों मुल्कों को रियलाइज करना पड़ेगा कि ऑप्टिक्स से निकल के एक वे फॉरवर्ड दिखाना पड़ेगा। और ये जो एमिकेबल कह रहे हैं मिनिस्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आई थिंक इस तरह की सिचुएशन होगी कि दोनों बाहर निकल के क्लेम करें कि हम जीत गए, और ईरान भी कहे और अमेरिका भी कहे, ये दुनिया जज करेगी कि कौन जीता या नहीं जीता। अपने अपने लोगों को वो कह सकें, ऐसी ही बार्गेन उनको चाहिए। इसीलिए आपने नोट किया होगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा था कि न्यूक्लियर डस्ट लेकर आऊंगा, तो ईरान ने कहा था बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईरान समझता है कि न्यूक्लियर डस्ट या कोई फिजाइल मटीरियल अगर कोई अमेरिका लेके जाता है तो वो एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर कन्वर्ट करेंगे उसको अपने इलेक्शन कैंपेन में, अपने लॉस में उनकी जो पॉपुलैरिटी हुई है। तो आई थिंक दोनों को फेस एक वैल्यू चाहिए दोनों की, और उसी से आगे को हल निकल सकता है। खालिद चिश्ती साहब, क्या ईरान के पास जो वेटिंग गेम का तस्करा भी हुआ, तो वो वेटिंग गेम के लिए इतना टाइम है? क्योंकि मुझे लगता है बहुत लंबा अरसे के बाद आपके लिए बहुत सारी चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाती हैं, उसका मसाइल बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, वो IRGC ज़्यादा हावी हो जाएगी, पोलिटिकल लोग और ज़्यादा वीकन हो जाएंगे। रीजन में हो सकता है इसराइल कोई ऐसा साहसी काम कर दे कि वो मुसलमान मुल्क आमने सामने खड़े हों, तो देर आर गोइंग टू बी न्यू चैलेंजेस अगर बहुत लंबा अरसा लग जाता है। जी डेफिनेटली, जितना प्रोलॉन्ग होगा उतना ही एक रिजॉल्व भी डिल्यूट हो जाता है, उसका इम्पैक्ट भी डिल्यूट होना शुरू हो जाता है, शॉर्टकट्स भी निकल हो जाता है। आपने देखा अमेरिका ने जो अभी ब्लॉकेड किया, ईरान ने 4-5 दिन वेट किया, उसने काउंटर ब्लॉकेड कर दिया, काउंटर चेकिंग शुरू कर दी, इंस्पेक्शन शुरू कर दी। तो अमेरिका का जो अब स्टेमिना है उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ईरान के पास, जो मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि उसके पास एक डिफरेंट डायमेंशन है,
वो सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिट तक करेगा। अमेरिका को लॉजिस्टिक का सामना है, इतनी दूर से आकर उसने एयरफोर्स सपोर्ट, अपनी एयरफोर्स नेवी सबको सपोर्ट करना है। ऑल्दो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसके बाद 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, न्यूक्लियर ऑब्वियसली पावर्ड, 90 के करीब डिस्ट्रॉयर हैं, 70 सबमरीन्स हैं, 2,70,000 मैन पावर है। उसने भी तो अपनी माइट को कहीं कन्वर्ट करना है इनटू वैल्यू। अमेरिका का स्टेमिना का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अमेरिका का जो नेवी है बुनियादी तौर पर वो ओपन सी थी, लॉन्ग रेंज डेटरेंस के लिए थी, लॉन्ग रेंज एयर सुपरियॉरिटी क्रिएट करने के लिए थी, स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर करने के लिए जानी जाती थी। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ब्लॉक हो गया, ये तो जिसको कहते हैं ना बंद गली में, उसकी वो एयरफोर्स बनी नहीं थी और बहुत चैलेंजिंग होना था, एट्रिशन होना था, एट्रिशन वो ले नहीं सकते थे। तो आई थिंक दोनों मेरे के पास पास खालिद चिश्ती साहब टाइम ख़त्म हो गया है। एक एस्पेक्ट है जिसको अगले एक दो प्रोग्रामों में और डिस्कस करेंगे कि जो इलाके के ममालिक अरसा इस सूरत हाल को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि मैंने कल भी प्रोग्राम में इस पर डिस्कस किया था कि यूएई अगर अमेरिका से ये कह रहा है कि मेरे पास डॉलर ख़त्म हो गए या मैंने चाइनीज़ करेंसी में डील करना है, बाकी मुल्क भी तो वहाँ बैठे हुए हैं, उनके भी ये मसाइल मौजूद हैं। तो ये सारे डायनेमिक्स एड अप होंगे इस वॉर के, आगे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने जा रहे हैं, और उसके लिए टाइम बहुत थोड़ा है।